हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो बियरिंग कैपेसिटी आपने सीखी थी, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जब भी शियर फेलियर होगा तो वहां पर आप स्टडी करते हो बियरिंग कैपेसिटी, लेकिन बियरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड और भी कुछ अलग अलग टर्म्स होती है, उन सभी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो आवर टुडेस टॉपिक इज द बियरिंग कैपेसिटी। क्या होती है बियरिंग कैपेसिटी, इसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक पर्टिकुलर फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन मतलब ये मैं मान लेता हूं दैट दिस इज योर फुटिंग, और ये जो फुटिंग है इसका ऑफ कोर्स ऊपर एक ग्राउंड लेवल होगा। मैं ये मान लेता हूं कि ये जो ग्राउंड लेवल है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज इक्वल्स टू df। इसी को क्या बोलते हैं, एज द डेप्थ ऑफ फुटिंग। वेयर एज ये जो फुटिंग है इसके बेस की विड्थ को हम लोग बोल देते हैं एज b। देन ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर फुटिंग के बेस पर टोटल 3 तरह के लोड लग रहे होंगे। 3 तरह के लोड कौन कौन से होंगे, तो चलिए देखें। पहला लोड होगा बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग ओनली। सो सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग को मैं लिख देता हूं एज लोड Q1। वेयर एज सुपर स्ट्रक्चर से एक लोड आ रहा होगा, उसको मैं लिख देता हूं एज Q2। वेयर एज बेस के ऊपर ये वाली सॉइल भी दिख रही है। कौन सी वाली सॉइल, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, तो ये वाली जो सॉइल है ना सिर्फ इस तरफ बल्कि इस तरफ भी होगी, और इसी पर्टिकुलर सॉइल का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, और उस वेट को मैं मान लेता हूं यहां पर एज इक्वल्स टू बी Q3। सो ऑफ कोर्स जब मैं यहां पर लिखना चाहूंगा दैट व्हाट इज द टोटल लोड, व्हाट इज द टोटल लोड ऑन द बेस ऑफ फुटिंग, ऑन द बेस ऑफ फुटिंग टोटल 3 तरह के लोड्स के कारण यहां पर स्ट्रेसेस आएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो ऑफ कोर्स ये तीनों ही लोड्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर टोटल लोड मिल जाएगा एट द बेस ऑफ फुटिंग। ठीक है, सो अब चलिए यहां पर बात करते हैं, ये भी अगर Q3 ही है, then we can here see that the stress at the base of footing will be equals to, कितना हो जाएगा बेस पर जो भी स्ट्रेस होगा, that will be equals to total load that is Q1 plus Q2 plus Q3 divided by area। अच्छा, ये जो यहाँ पर मैंने अलग अलग 3 लोड्स लिखे, इनके कारण जो स्ट्रेस आ रहा है एरिया से डिवाइड करके, एरिया क्या होगा b इंटू लेंथ। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 प्लस स्मॉल Q3। ठीक है, यही जो टोटल बेस पे आने वाला स्ट्रेस है, इसी स्ट्रेस को क्या बुलाते हैं, एज द ग्रॉस प्रेशर। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख देता हूं दैट व्हाट इज द ग्रॉस प्रेशर। देखते हैं यहां पर दैट फर्स्ट टर्म इज द ग्रॉस प्रेशर। What is the gross pressure? Gross pressure is the total pressure acting at the base of the footing because of the 3 type of loads. First one is the self weight of the footing, second one is the weight of superstructure, and third one is the weight of this overburdened soil. So लिख सकता हूं that what is gross pressure? Gross pressure is it is the total pressure acting at, it is the total pressure acting at the base of the footing, acting at the base of footing due to self weight of footing, due to self weight of footing। self weight of footing को मैंने क्या लिखा है यहां पर एज Q1। फिर आगे क्या बोला, दैट द वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर को भी यहां पर ऐड करा, और सुपरस्ट्रक्चर के वेट को मैंने क्या लिखा है यहां पर Q2, एंड वेट ऑफ ओवरबर्डन सॉइल, ओवरबर्डन सॉइल, और उसको मैंने क्या लिखा है एज इक्वल्स टू बी Q3। तो ऑफ कोर्स तीनों ही जो लोड्स है उनके कारण कंबाइंड जो स्ट्रेस आएगा उसको क्या बोलते हैं, एज द ग्रॉस प्रेशर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट QG, ग्रॉस प्रेशर को इससे हम लोग डिनोट करेंगे Q सबस्क्रिप्ट G विल बी इक्वल्स टू स्मॉल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है,
सो ऑफ कोर्स इन तीनों को ही आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। चलिए, इसी के अलावा अगर और बात करता हूं यहां पर ही, देन द नेक्स्ट टर्म इज योर नेट प्रेशर। सेकेंड जो टर्म है यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, दैट इज योर नेट प्रेशर। देखिए नेट प्रेशर डिनोट करेंगे इसको बाय QN, लेकिन ये नेट प्रेशर होगा क्या, ये वैसा ही नेट वेट है जैसा कि आप देखते हो LPG सिलेंडर पर लिखा हुआ। हाँ, घर में वही जो LPG सिलेंडर आता है लाल कलर का, मैं उसी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। कभी चेक करना, उस सिलेंडर के ऊपर लिखा रहता है ग्रॉस वेट और दूसरा होता है नेट वेट। नेट वेट थोड़ा कम होता है, ग्रॉस वेट ज्यादा होता है। नेट वेट आपको बताता है सिर्फ और सिर्फ किसका वेट, जो गैस आपने खरीदी है, जबकि ग्रॉस वेट आपको बताता है जो गैस खरीदी वो और खाली सिलेंडर दोनों का वेट कंबाइंड करके। सो एक्चुअली ग्रॉस वेट टोटल बताता है, जबकि नेट वेट बताता है कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो कितने का है। कभी आप घी का डब्बा देखना, कभी तेल का डब्बा खरीदेंगे तब भी देखना, तो वहां पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा दैट व्हाट इज द नेट वेट, क्योंकि ऑफ कोर्स आप वहां पर चेक करना चाहते हो कि भाई व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रोडक्ट यू आर परचेजिंग। आप जो चीज खरीद रहे हो उसका वेट कितना है वो बताता है आपको नेट वेट। ठीक है ना, मिठाई का डब्बा भी खरीदते हैं हम लोग तो एक लिफाफे का भी पैकेट आता है जिसके अंदर मिठाइयाँ रख के दी जा सकती है, और एक होता है खोखे वाला डब्बा भी मिलता है मिठाई का, सभी ने देखा है। तो ऑफ कोर्स खोखे वाले डब्बा का पहले से वेट ले लिया जाता है, उसके बाद मिठाई हमको भर के दी जाती है। तो एक्चुअली वैसे ही यहाँ पर नेट वेट और ग्रॉस वेट है। नेट वेट क्या है या नेट प्रेशर क्या है, ये वो प्रेशर है जो कि आया है बिकॉज ऑफ द फुटिंग ओनली। हमने जो फुटिंग प्लेस करी उसके कारण कितना इंक्रीज हुआ है प्रेशर में, इसके बारे में बताता है नेट प्रेशर, जबकि ग्रॉस प्रेशर बताता है टोटल, चाहे वो पहले से था चाहे वो अभी यहां पर नया आया है। सो व्हाट इज दिस नेट प्रेशर, इट इज द इंक्रीज इन प्रेशर एट द बेस, इंक्रीज इन प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग, एट द बेस ऑफ फुटिंग बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ फुटिंग। फुटिंग हमने इंस्टॉल कर दी तो उसके कारण कितना यहां पर इंक्रीज हुआ है। सो ये बताओ, इंक्रीज वैल्यू निकालनी है मेरे को अगर, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, हाँ या ना भाई। इनिशियल वैल्यू अगर 0 होगी तो जितना भी इंक्रीज है उतना ही टोटल वैल्यू होगी। लेकिन खैर यहां पर अगर मैं बात करता हूं, देखो फाइनल स्ट्रेस कितना है यहां पर एट द बेस, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू QG ग्रॉस प्रेशर। लेकिन इनिशियली कितना प्रेशर होगा बेस पर, तो देखिए बेस कितना नीचे है हमारा, तो बेस है एट द डेप्थ ऑफ DF। और अगर यहां पर सॉइल नहीं होती तो पूरा का पूरा वेट किसका आता, सो यहां पर अगर फुटिंग नहीं होती तो इनिशियली सिर्फ सॉइल होती। तो अगर इनिशियली यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉइल थी तो वहां पर कितनी डेप्थ ऑफ सॉइल होगी, ये मैं मान लेता हूं अगर DF के बराबर ही यहां पर सॉइल थी इसके इस लेवल के ऊपर, तो ऑफ कोर्स इधर पर कितना प्रेशर आ रहा होता पहले बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ फुटिंग, गामा इंटू DF। अब भाई हाँ वही टोटल वेट और टोटल प्रेशर के बराबर ही आएगा। तो गामा इंटू DF इज द प्रेशर विच इज एक्टिंग बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस फुटिंग। ये गामा इंटू DF वो प्रेशर है जो कि इस फुटिंग के लगाने के पहले भी यहां पर इस पर्टिकुलर लेवल पे लग रहा होगा। सो ऑफ कोर्स इनिशियल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू गामा इनटू DF, यस और नो। और इंक्रीज जो है, इसी इंक्रीज को क्या बोला मैंने एज द नेट प्रेशर, सो मैं यहां पर लिख सकता हूं QN विल बी इक्वल्स टू QG माइनस गामा DF। एंड व्हाट इज गामा DF, यही जो गामा DF लिखा है मैंने, इसी गामा DF को हम लोग लिखते हैं एज द इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर, इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर। ठीक है, अब ये इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर जरूरी नहीं है गामा इंटू DF के बराबर ही हो। इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी फुटिंग रखने के पहले ग्राउंड में सॉइल लेवल कहां था। हो सकता है ना यार कि आपने फुटिंग रखने के बाद एक्स्ट्रा फिलिंग की हो, अगर एक्स्ट्रा फिलिंग की है तो कहां से की है, मे भी हो सकता है कि बिफोर फुटिंग यहां पर ही था ग्राउंड लेवल, फिर फुटिंग रखी उसके ऊपर से एक्स्ट्रा फिलिंग कर दी हमने, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल पर ही था ग्राउंड लेवल।
हो ये भी सकता है कि भाई पहले जो ग्राउंड लेवल था ज्यादा ऊपर तक था, तो जो इनिशियल लेवल होगा बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ फुटिंग वो वाला लेना चाहिए। अभी जनरल केस में गामा इंटू डीएफ लिया जा सकता है, एज्यूमिंग कि भाई जो लेवल पहले था ग्राउंड लेवल का वही अभी भी रखा है। तो ऑफ कोर्स गामा डीएफ जो मैंने लिया है इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर, इसमें मैंने क्या एज्यूम करा, एज्यूमिंग दैट ग्राउंड लेवल layer is not changed due to installation of footing। अगर फुटिंग लगाने के कारण कोई ग्राउंड लेवल में चेंज नहीं हुआ है तो आप बोल सकते हो कि गामा इंटू डीएफ हो जाएगा आपका ओवरबर्डन इनिशियल प्रेशर। ठीक है, तो चलिए ये तो बात क्लियर हो गई भाई कि व्हाट इज नेट प्रेशर। अब चलिए बात करते हैं यहां पर एक और थर्ड टर्म के बारे में, एंड दैट इज द ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। सो ऑफ कोर्स बियरिंग कैपेसिटी स्टडी करने के पहले मुझे जरूरी था मैं ये प्रेशर के बारे में भी समझ पाऊं। सो व्हाट इज ग्रॉस और सिंपली अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग कई बार, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इसको ही अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी बुलाया जाता है। अच्छा, इसके लिए सिंबल क्या होगा, तो सिंबल इसके लिए लिया जाता है एज QU। बट व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एक्चुअली वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो एट द बेस लेवल ऑफ द फुटिंग विदाउट कॉजिंग शीयर फेलियर। शीयर फेलियर ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी एक्चुअली आप डिफाइन ही करते हो किसके लिए, शीयर फेलियर के लिए करते हो। सो मैं लिख सकता हूं दैट इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, it is a maximum gross pressure that can be applied at the base level of footing, at the base level of the footing if to so that, या फिर if नहीं लिखता हूं, so that no shear failure will take place, so that no shear failure will take place। अगर कोई shear failure नहीं करवाना तो वहां पर मैक्सिमम कितना स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो, उसी को क्या बोल देंगे एज द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। दैट मीन्स मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट QU will be nothing but that is equals to the maximum QG। ठीक है, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है ये। इन द सेम वे यहां पर एक और टर्म आती है एंड दैट इज योर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दैट इज नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अच्छा, इसको डिनोट किससे करेंगे, नोटेशन क्या होगा, सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल सिंपल सा होगा QNU। सो व्हाट इज QNU? QNU जैसा कि यहां पर डिफरेंस दिख रहा था अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और इधर नेट बियरिंग कैपेसिटी बोल रहा हूं, सेम यहां पर भी डिफरेंस देखने को मिला था। ये एक्चुअली मैक्सिमम नेट प्रेशर है जो कि अप्लाई किया जा सकता है विदाउट शीयर फेलियर। सिंपल सी बात है, नेट यहां पर दिख रहा है, सो लिख सकता हूं दैट इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर दैट कैन बी applied at the base of footing। यही चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, at the base of footing such that no shear failure will take place, no shear failure will take place। सो मैं सिंपली यहां पर लिख सकता हूं क्या कि भाई ये जो QNU में लिख रहा हूं, QNU नेट अल्टीमेट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम, इट विल बी द मैक्सिमम QN। लेकिन ध्यान दीजिएगा शीयर फेलियर वाला मोमेंट तो एक ही होगा, एक पर्टिकुलर लोड पर ही शीयर फेलियर हुआ होगा
और उस पर्टिकुलर लोड पर क्या है ग्रॉस प्रेशर, क्या है नेट प्रेशर। जो भी उस मोमेंट पर मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है उसको क्या बोला मैंने, बियरिंग कैपेसिटी। जो भी उस टाइम पर मैक्सिमम नेट प्रेशर उसको क्या बोला मैंने, एज ए नेट बियरिंग कैपेसिटी। सो ऑफ कोर्स ये है एक नेट प्रेशर और ये है एक ग्रॉस प्रेशर, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये एक पर्टिकुलर कंडीशन या एक पर्टिकुलर मोमेंट के ही ग्रॉस और नेट प्रेशर है। दैट मीन्स मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं कि भाई ये नेट अल्टीमेट और अल्टीमेट में भी वही रिलेशन होगा जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट वाले, एक पर्टिकुलर कंडीशन वाले ग्रॉस और नेट प्रेशर में होता है। सो ऑफ कोर्स ये यहां पर रिलेशन इन दोनों में भी एग्जिस्ट जरूर करने वाला है। चलिए ये तो बातें हो गई यहां पर। अब बात करते हैं दैट व्हाट इज द नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सो द फिफ्थ पॉइंट इज नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। देखते हैं जरा यहां पर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा। सो मैं लिख सकता हूं यहां पर दैट इट इज अ मैक्सिमम नेट प्रेशर दैट कैन बी अप्लाइड with a particular factor of safety। क्योंकि जब मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर किया गया होगा। तो जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अगर उसको कंसीडर करते हुए मैं नेट बियरिंग, नेट स्ट्रेस बता रहा हूं, नेट प्रेशर बता रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सो व्हाट इज दिस, इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर, इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर दैट कैन बी अप्लाइड, दैट can be applied at the base of footing, at the base of footing without causing shear failure while considering a particular factor of safety, considering a suitable factor of safety, ठीक है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट QNS, ये क्या है, Q net safe bearing capacity will be nothing but that will be equals to net ultimate divided by factor of safety। सिंपल सी बात है। सो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रख लेंगे कि आप नेट अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पर एक और टर्म आती है एंड दैट इज योर सेफ बियरिंग कैपेसिटी, दैट इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी को किससे डिनोट करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू QS। देखिए जहां मैंने बोला था नेट सेफ, इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करी फॉर नेट प्रेशर, जबकि अगर सिंपल सेफ लिखा है इसका मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर। बाकी पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम रह जाएगी। दैट कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फुटिंग, at the base of footing without causing shear failure, while considering a factor of safety। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, ये जो नेट सेफ दिख रहा है ना, अगर हमको सेफ निकालना है, ये तो नेट प्रेशर सेफ निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, QS विल बी इक्वल्स टू नेट सेफ प्लस, और नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस होता है, गामा DF का, तो वही गामा DF आप यहां पर ऐड कर दो, या फिर सिंपली इसको लिख देते हैं हम लोग एज इक्वल्स टू बी QNU डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF। तो बस ये छोटा सा यहाँ पर फॉर्मूला याद रख लेंगे और यहाँ से हमारी टोटल 6 टर्म्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट 6 टर्म्स होती है रिलेटेड टू द बियरिंग कैपेसिटी, जिनको देखकर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आई गेस सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट बियरिंग कैपेसिटी, और उसके पहले अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और उसके पहले नेट प्रेशर और ग्रॉस प्रेशर, ये सभी 6 टर्म्स आपको 100% क्लियर होगी।
ऑफ कोर्स इन सभी का यूज अलग अलग थ्योरीज में, अलग अलग क्वेश्चंस में मिल जाता है और हमें एग्जाम्स में कई बार बहुत परेशान भी करता है। तो कैसे इनमें क्वेश्चंस बनते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग उनको चेक करेंगे। पर इस लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।